हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है खैरियत से होगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे एएमयू के 11th एंट्रेंस की फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को। उसमें अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी तक के क्वेश्चन को कर लिया था 10th क्लास के। अब अगले पार्ट में हम लोग जो है लाइट के चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है? लाइट के बारे में है। ठीक है, लाइट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब लाइट जो है इसके अंदर दो चैप्टर हैं एनसीईआरटी के अंदर। एक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो अब चूंकि दो चैप्टर है इसमें, तो इनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उनकी तादाद भी ज्यादा होगी, तो इसलिए लाइट का जो है हम 3 पार्ट बनाएंगे, जिसमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? इसका पार्ट 1 होगा। ठीक है, लाइट का क्या होगा? पार्ट 1 होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है। ठीक है, ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सवाल है। कह रहा है द फिजिकल प्रोसेस थ्रू विच अ रेनबो अपीयर्स इज। वो फिजिकल प्रोसेस जिससे रेनबो अपीयर होता है वो क्या है? पहला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, इनमें से क्या है? तो ये देखो, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ रेनबो कैसे बनता है। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इस तरीके के वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। इस वाटर ड्रॉपलेट में जब व्हाइट लाइट पड़ती है ऐसे, ठीक है, तो पहले इस सरफेस पर क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। लाइट रेज चूंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद फिर से लाइट का डिस्पर्जन होता है। इसके जो 7 कंपोनेंट है वो इस तरीके से स्प्लिट अप हो जाते हैं। ठीक है, और अंदर वाले हिस्से में इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और वापस से लाइट फिर से ऐसे बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो देखो क्या क्या फेनोमेना हुआ यहाँ पर। एक तो हुआ क्या? रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। दूसरा हुआ डिस्पर्जन। ये हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और फिर ये लाइट बाहर निकलती है, और जिसकी वजह से ये क्या बनता है? रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो इस फेनोमेना में रेनबो के फॉर्मेशन में क्या क्या हुआ। एक तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, डिस्पर्जन हुआ है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। तो अब देखो ऑप्शन में क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी दिया हुआ है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी दिया हुआ है, यानी कि इसमें ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ये भी सही है और ये भी सही है, इसीलिए इस सवाल को 2025 में जो है डिलीट कर दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? A doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5 diopter. The focal length of the lens will be। ठीक है, कह रहा है एक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया करेक्टिव लेंस जिसकी पावर प्लस का 1.5 डायोप्टर है, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना होगा? तो देखो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है, 1/p। मेरे ख्याल से तुमको ये याद होगा। पावर क्या होता है? 1/, फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ मीटर में हो तो। ठीक है, समझ में बात है? इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। दूसरा ये भी था कि अगर f को सेंटीमीटर में रखते हैं तो फिर ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से f अगर सेंटीमीटर में आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 100/p। तो ये तब लगाना है जब f की वैल्यू ऐसा यूनिट में रखोगे। चलो ठीक है, ये हो जाएगा 100, पावर की वैल्यू है 1.5 डायोप्टर, इसको यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा 1000/15। 1000/15, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 200/3, ये हो जाएगा 3 6 जा 18। ठीक है, फिर हो जाएगा 3 6 जा 18.66, यानी कि 66.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही है बात है? ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो क्या करना है तुमको? कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देखो, बहुत आसान सवाल है ये 8वीं क्लास के बच्चे कर लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए ट्रू है? प्लेन मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, या सारे टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए?
ठीक है। तो याद रखना तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे सरफेस के लिए वैलिड होता है, चाहे वो कैसा भी सरफेस हो, ठीक है। इसमें फर्दर अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कमेंट करना, उसकी शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा है, ऐसा सवाल जेएमआई में भी आया है। ये सवाल है ना, इस तरीके का सवाल जेएमआई के भी 11th इंट्रेंस में आया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। एक लाइट रे मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ गई है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो बताओ लाइट इधर से इधर गई है, तो देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुई है, यानी कि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू ए बोलूं और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू बी बोलूं, तो मैं भैया क्या बोलूंगा कि बी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए से ज्यादा होगी, क्योंकि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है वो डेंसर होता है, और ये दिख रहा है कि नॉर्मल की तरफ मुड़ा है, तो बी डेंसर है और ए रेयरर है। अब आगे सवाल देखो क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए रिलेटिव टू मीडियम बी इज। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए रिलेटिव टू मीडियम बी क्या होगा, तो पहले लिख लो, यहीं से लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये क्लियर था कि ये डेंसर है और ये रेयरर है, यानी म्यू बी की वैल्यू म्यू ए से बड़ी है। अगर ऐसा है तो बताओ न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, यहीं से देख लो, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए रिलेटिव टू मीडियम बी क्या हो जाएगा, लेस देन यूनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन यूनिटी हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिर से बहुत आसान सवाल, सेम क्वेश्चन है, डाटा बदल के रिपीट कर दिया है। कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस इन डायोप्टर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो पावर ऑफ द लेंस इन डायोप्टर क्या होगा, तो देखो P बराबर वो लिख लो 100/f इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100/10, 0 से 0 खत्म, तो कितना हो जाएगा, 10 डायोप्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 डायोप्टर हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत आसान सवाल है, इसमें ज्यादा टाइम खराब करना ठीक नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स on side A and emerges out of the holes on the other face of the box as shown in figure. The object inside the box is, ऑप्शन है कॉन्केव लेंस, ग्लास स्लैब, प्रिज्म या कॉन्वेक्स लेंस। कह रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट को एक होल के थ्रू इस बक्से से पास कराया गया इसके सरफेस ए से, और वो लाइट दूसरे हिस्से यानी सरफेस बी से बाहर निकली है कुछ इस तरीके से। तो बताओ इस डब्बे के अंदर क्या था। देखो इसकी पहचान के देखो, ये रेज 1 यहाँ से एंटर की थी और निकली यहाँ से है, रे 2 यहाँ से एंटर की थी और निकली यहाँ पर से है, रे 3 आई यहाँ से है और निकली यहाँ पर से है, रे 4 आई यहाँ पर से है और निकली यहाँ से है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है, तो लाइट रेस कन्वर्ज करने का मतलब हुआ, और ये लाइट रेस पास भी हो रही है, तो ट्रांसपेरेंट बॉडी होगी और उसका नेचर कन्वर्जिंग होगा, तो वो कौन सा लेंस हो सकता है, वो लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का ही नेचर कन्वर्जिंग होता है और उससे लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ भी जा सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इस सवाल में इतना ऐसा कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय, ठीक है। कह रहा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का वो कितना होता है। तो देखो हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। कलर ऑफ लाइट जो यूज किए हो उस पर डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट जो यूज किए हो इस पर डिपेंड करता है, इन फैक्टर पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता, कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे बोलो, क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है, याद रखना ये बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस कलर की लाइट यूज किया हो उस पर डिपेंड करता है,
ठीक है, कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता कि ये मटेरियल है और लाइट रेज ऐसे अंदर आई और इस तरीके से रिफ्रैक्ट की, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जाए, इस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदलने वाली जब तक कि लाइट या मटेरियल नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंस एंगल, ये बात सही है। ठीक है, समझ में बातें कि नहीं आई? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है, इसको याद रख सकते हो फ्यूचर के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है एब्सोल्यूट वाला, एंड दैट ऑफ गिलास इज 3/2, और गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है ये क्या होगा? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसको यहाँ लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज 3/2, वाटर नीचे है तो इसको ऐसे लिख सकते हो डिवीजन में 4/3। ठीक है, नीचे का मतलब डिवीजन होता है, तो इनटू हो जाएगा ये 3/4, व्हाट यू विल गेट 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो किस वजह से होता है? ठीक है, देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से होता है उसको समझने के लिए समझो कि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ क्या है? एयर की लेयर है, इस तरीके से एयर की लेयर है। ठीक है, और ये एयर जो है वो स्टेशनरी नहीं है, एयर क्या है? मूविंग है। अब स्टार्स वगैरह से जो लाइट रेज आती है हमारे पास, ठीक है, स्टार्स वगैरह से जो लाइट रेज आती है हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही ये क्या हो रही होती है? बेंड हो रही होती है। समझने बात है कि नहीं? जैसे ये लाइट रेज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी, ऐसे मान लो इसे ऐसे एंटर की, तो ये अब सीधी नहीं जाएगी बल्कि ऐसे कर्व होती जाएगी। क्लियर? क्योंकि रिफ्रैक्शन जब होगा, मान लो रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने लगेगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको क्या लगेगा कि ये लाइट रेज ऐसे पीछे से आ रही है। ठीक है, तो स्टार्स को हम एक्चुअल पोजीशन पर देखने के बजाय, ये एक्चुअल पोजीशन जो है उस पर देखने के बजाय हम कहाँ देखते हैं उसको? उसकी एपरेंट पोजीशन पर देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? उसकी एपरेंट पोजीशन पर देख पाते हैं। समझ नहीं बात है? एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अब एयर जो इसके अंदर मूविंग है, ये मूविंग है, ये लाइट रेज हमेशा एक सिंगल पाथ से नहीं आती है, थोड़ा बहुत वो पाथ फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्लिकर करते हुए दिखेगा। इनके अलावे एक चीज और भी जो याद रखना है कि जो लाइट रेज हमारे पास आती है उसका पाथ थोड़ा जिगजैग होता है, तो कभी ज्यादा लाइट हमारे आईज के अंदर एंटर करती है और कभी कम लाइट एंटर कर पाती है। बस समझ में आ गई? ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस भी कभी ज्यादा और कभी कम होती है, तो इस तरीके से ट्विंकलिंग इफेक्ट जो है वो होता है। तो अब देखो ऑप्शन पढ़ो, कह रहा है चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स। लाइट से जो स्टार आ रही है उसकी इंटेंसिटी बदल रही है, ये बात भी सही है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स लाइट हो रहा है, ये बात भी सही है। ग्रेजुअल चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर एट एवरी मूवमेंट, इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एयर के मूवमेंट से हर वक्त बदल रही है, ये भी सही है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्दर अगर ये पूरी डिटेल पढ़ना हो तो एनसीईआरटी की बुक खोल के उसको एक बार रीड कर लेना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होता है। ठीक है, कई बार एनसीईआरटी में सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन कई बार लोग खाली ऑप्शन नंबर सी को चूज करते हैं। ठीक है, समझ में बात है कि मेन रीजन जो है वो ये है। बस समझ में आ गई? कई बार ऑप्शन नंबर सी को चूज करते हैं कि मेन रीजन ये है कि ग्रेजुअल चेंज हो रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर में एट एवरी मोमेंट। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे आंसर सही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलो, हाँ, अगर ये ऑल ऑफ दीज नहीं होता ना तब हम बेस्ट सूटेबल की तरफ जाते हैं। चूंकि यहाँ ऑल ऑफ दीज है तो सारी प्रॉपर्टीज सही है। ठीक है, हम किसी और को नेग्लेक्ट क्यों करें? ठीक, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? A concave lens of focal length 25 cm and convex lens of focal length 20 cm are placed in contact with each other. ठीक है, the power of the combination is, तो कॉम्बिनेशन का पावर जो है वो कितना होगा? ठीक है, एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है और कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो देखो, तो अगर इसको कॉन्टेक्ट में लाए हैं कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है, और कॉन्केव लेंस को, इसके कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी वो हम एडिटिव नेचर से निकाल लेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं P1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, और इस P2 की वैल्यू कितनी है। तो P1 क्या है हमारा? कॉन्वेक्स, तो ये हो जाएगा 100/f इन सेंटीमीटर 20, तो ये तो हो जाएगा 0 से 0 2 5 10 प्लस 5 डायोप्टर। ठीक है, कॉन्केव वाले हिस्से का कितना होगा? ये हो जाएगा
100/f इन सेंटीमीटर, ये 25 है लेकिन ये माइनस में होगा, तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 डायोप्टर। ठीक है, -4 डायोप्टर। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। 5 डायोप्टर प्लस -4 डायोप्टर, व्हाट यू विल गेट, 1 डायोप्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 डायोप्टर हो जाएगा। इक्विवेलेंट पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलो अगले सवाल की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एन ऑब्जेक्ट placed beyond 50 centimeter from his eye. The power of the lens which will enable him to see distant stars clearly is. कह रहा है एक पर्सन जो है साफ सुथरा 50 सेंटीमीटर के बाद नहीं देख पाता है, तो पावर ऑफ लेंस, ठीक है, जो कि उसको एनेबल कर देगा दूर दराज के स्टार्स को देखने के लिए, वो क्या होगा। तो ये देखो कि इसको 50 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिख रहा। चलो मैं एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर डायग्राम बना दूं कि मान लो ये क्या है, हमारा ह्यूमन आई है। ठीक है, ये क्या है, हमारा ह्यूमन आई है। ठीक है, ये ह्यूमन आई है। इसको 50 सेंटीमीटर तक जो है, यानी 50 सेंटीमीटर तक इनको दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद इसको दिखाई नहीं देता। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आने वाली लाइट रेस हमारे रेटिना पे कन्वर्ज होती है, यानी यहाँ तक इसको देखने के लिए किसी स्पेक्टिकल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इन्फिनिटी पे कोई रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर कहीं, ये इनको क्लियरली नहीं दिखाई देता। क्या मतलब हुआ इस बात का, यानी कि यहाँ से आने वाली जो लाइट रेज होगी, ठीक है, यहाँ से आने वाली जो लाइट रेज होगी वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं। थोड़ा याद होगा, ये मायोपिया का केस है, लाइट रेज पहले इंटरसेक्ट कर जाता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस बोलते हैं, ऐसे। और ये लेंस क्या करता है, इस लाइट रेज को, ये जो लाइट रेज आ रही थी, अब इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कराता है इस तरीके से, और ये वाला पाथ जो है वो फॉलो करा देता है ना, ऐसे इसको डाइवर्ज कराता है, और लाइट रेज अब रेटिना पर इंटरसेक्ट कर पाती है। क्लियर। तो एक चीज देखो, ये जो एक्सटर्नल लेंस तुमने लगाया, ये क्या क्या था, ये ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पर था। इसको इस तरीके से डाइवर्ज करता है कि ये लाइट रेज कहाँ से, यहाँ से आते हुए दिखती है, बस समझ गए, इस पोजीशन से आती हुई दिखती है। कहाँ से, मतलब ये लेंस जो है इस इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनवाता है। ठीक है, और यहाँ रेटिना पर जो इमेज बनवाता है वो इस इमेज की इमेज बनवाता है कौन, आई लेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें तो इस चश्मे का पावर चाहिए, तो क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो याद रख लो फ्यूचर के लिए, इतना डायग्राम नहीं बनाना, कि जो फार पॉइंट होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब जो इन्फिनिटी होगा, और जो डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट है, यानी जिसके बाद उसको नहीं दिखाई देता है, वो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यों ले रहे हैं, चूंकि इसके सामने है। अब लगा दो लेंस फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी 1/-50 माइनस इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -50 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस बड़े आसानी से निकाल लेंगे। पावर क्या होता है, 100/f इन सेंटीमीटर। तो 100/f की वैल्यू -50 सेंटीमीटर है, व्हाट यू विल गेट, -2 डायोप्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 डायोप्टर। ठीक है, -2 डायोप्टर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका आंसर हो जाएगा -2 डायोप्टर। क्लियर। तो ये इतना डायग्राम वगैरह याद नहीं रखना है। ठीक है, इतना डायग्राम वगैरह याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि डिफेक्टेड आई को जहां तक दिख रहा था वो इमेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, और जहां पर तुम देखना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, और फिर लेंस फॉर्मूला लगा दो, एफ निकाल लो, एफ आ जाएगा तो पी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसको 25 सेंटीमीटर पे रखा गया कॉन्केव मिरर के सामने, जिसकी फोकल लेंथ कितनी थी, 15 सेंटीमीटर थी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। ठीक है, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा ताकि एक मिरर से कितनी दूरी पर एक स्क्रीन को रखना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर शार्प इमेज बन जाए। तो सबसे पहले देखो, कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर के नेगेटिव होती है, -15 सेंटीमीटर है। तो इमेज की पोजीशन निकाल लो, जो इमेज की पोजीशन होगी वही क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो लगा दो मिरर फार्मूला, 1/f = 1/v
प्लस 1/u। तो यहाँ पे रख दो 1/f इक्वल टू 1/v। चलो डाटा रख देते हैं इसमें, 1/-15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/25। तो माइनस 1/15 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/v। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम जो है ये 75 हो जाएगा। 15 5 75, 25 3 75, 1/v माइनस 2/75 इक्वल टू 1/v। तो माइनस 75/2 दैट विल बिकम v। ये हो जाएगा माइनस का 37.5 सेंटीमीटर ऐसा, ठीक है, माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि मिरर से इतनी दूरी पर, नेगेटिव होने का मतलब सामने, मिरर से इतनी दूरी पर, मिरर से सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर आपको स्क्रीन रखना पड़ेगा सामने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को रखा गया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कॉन्वेक्स मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर थी। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन बता दो, ठीक है। तो फिर से वही सवाल है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर फॉर्मूला। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस 10 सेंटीमीटर। और ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर प्लस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या कर दो, रख दो 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। ये इधर आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 150 इक्वल टू 1/v। ये हो जाएगा 110 प्लस, या आसानी से काम कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 2 30, 10 3 30, 1/v। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/30 इक्वल टू 1/v। 5 1 5, 5 6 30, 1/6 इक्वल टू 1/v। यानी कि v की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 50 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द लेंसेज। ठीक है, फिर से वही सवाल है, फार पॉइंट मायोपिक आई का 50 है, यानी u बराबर -50 सेंटीमीटर है, ठीक है, v बराबर -50 सेंटीमीटर है। इन्फिनिटी तक देखना है तो u क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि फार पॉइंट इसका 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर तक तो उसको दिखता है, उसके लिए उसको चश्मे की जरूरत नहीं है। वो इन्फिनिटी पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसके लिए उसको चश्मे की जरूरत है। तो जब हम चश्मे स्पेक्टेकल्स लगाते हैं वो इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की ये चश्मा जो है यहाँ इमेज बनाता है, और फिर इस इमेज की इमेज हमारे रेटिना पे बनती है। तो चश्मे के पावर कैसे डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हुआ, इमेज डिस्टेंस ये हुआ स्पेक्टेकल्स के लिए। तो ये हो जाएगा v और इन्फिनिटी हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से f निकाल लो कितना होगा, सेम मेरे ख्याल से सवाल भी सेम है, रिपीट ही हुआ है जो भी पीछे था। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, चूंकि लेंस है तो 1/f हो जाएगा माइनस का 1/50 माइनस 1/इन्फिनिटी माइनस 1/50। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है, f की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है, f की वैल्यू माइनस का 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पावर क्या हो जाएगा, 100/f इन सेंटीमीटर, इसमें रख दो 100/-50, व्हाट यू विल गेट, माइनस का 2 डायोप्टर। तो पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 डायोप्टर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, ये तो रिपीट हुआ है। आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।